हेलो एंड नमस्कार जुडिशरी एस्पिरेंट एंड वेलकम टू लॉलिका प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 2H। 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट बताता है, यानी कि एग्रीमेंट, और अगर लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और सेक्शन 2E में लिखा हुआ है कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं। सेक्शन 10 में है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अगर उसमें 5 आवश्यक तत्व पूरे हैं, जैसे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर के लॉफुल कंसिडरेशन बनाते हैं। उसके बाद में है कॉम्पिटेंट पार्टीज़, फिर है फ्री कंसेंट, फिर उसके चौथा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और पांचवा है नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। ठीक है। उसके बाद में है सेक्शन 11 जो कि कॉम्पिटेंट के बारे में बात करता है। कॉम्पिटेंट होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, यानी कि कोई भी पक्षकार है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। और अगर मतलब कोर्ट द्वारा उसको मतलब कोर्ट अगर उसका गार्जियन है तो वो 21 साल का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कोर्ट द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, जैसे कि मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि कोर्ट दिवालिया घोषित कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब नहीं साउंड वो क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाइड बताया जाता है। फिर है सेक्शन 13 और 14, ये कंसेंट और फ्री कंसेंट की बात करते हैं। क्या होता है कि जैसे कि एक ही चीज़ को लेके एक ही सेंस में एग्री किया जाए तो वो फ्री कंसेंट होता है। और फ्री कंसेंट तब नहीं माना जाएगा अगर उसमें 5 समस्याएं होती हैं, 5 विघ्न होते हैं। जैसे कि सेक्शन 15, ये मतलब इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सेक्शन 13 और 14 में फ्री कंसेंट बताया गया है, उसके बाद में 15 में बताया गया है। वो 15 से शुरू होते हैं उसके प्रॉब्लम्स, मतलब किन चीज़ों से जो है फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में डाल के अगर कोई मतलब उससे साइन कराता है, जैसे कि किसी को पिस्तौल दिखा के उससे साइन करवाना, तो वो कहलाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डालकर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जैसे कि मकान बेचने का करार से मतलब परमिशन लेता है, तो वो मतलब क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है। और सेक्शन 16 में है अंडू इन्फ्लुएंस, यानी कि पावर दिखा करके उसका मिसयूज़ करना। जैसे कि आपने किसी का बूढ़े माता पिता हैं, उनसे क्या करा, प्रॉपर्टी लिखवा ली पावर के दम पे। फिर सेक्शन 17 है फ्रॉड जो है मतलब 5 प्रकार से होता है। जैसे कि घोड़ा बेचना था किसी व्यक्ति को, तो उसने मतलब अगर वो लंगड़ा था घोड़ा, तो उसने इस बात को छुपा लिया। ठीक है, तो वो मतलब कई प्रकार से 5 प्रकार से मतलब माना जाएगा। 17 में फ्रॉड लिखा हुआ है, वो 5 प्रकार से बताया जाता है। जैसे कि फिर है सेक्शन 18, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि किस मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि बिना गलती, जैसे कि हमको खुद नहीं पता कि जैसे हम घोड़ा बेचने जा रहे हैं, हमको खुद नहीं पता ये लंगड़ा है। ठीक है, तो यानी कि इनोसेंट गलती, मतलब वो क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर आता है सेक्शन 20, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट की गलती। ठीक है, दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनको मतलब पता ही नहीं है, फैक्ट की गलती हो जाती है। उनको लगता है जैसे कि बात होती है मकान बेचने के बारे में, और वो सोचते हैं कि गाड़ी बेचने का करार हो रहा है। ठीक है, तो ये वॉइडेबल होगा। ठीक, नहीं सेक्शन 20। ठीक है, फिर जैसे कि मतलब भाई मैंने आपको बताया कि मकान बेचना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि गाड़ी बेच रहे हैं। जैसे कि गाय बेचनी है, पर वो जैसे एक व्यक्ति को मतलब गाय बेचनी थी, लेकिन वो उसके जो बुल था उसके बारे में सोच रहे थे। फिर सेक्शन 23 और 24 है। सेक्शन 23 और 24 में है कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो। ठीक है, इसमें बताए गए हैं इमोरल, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड फॉरबिडन बाय लॉ। इससे क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में लिखा हुआ है नो कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी अगर वो वॉइड है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी अगर वो वॉइड है, लेकिन इसमें क्या है, 3 शर्तें भी बताई गई हैं। इसके साथ साथ 3 शर्तें बताई गई हैं। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा है रिटर्न और रजिस्टर्ड, और दूसरा है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और तीसरा है टाइम वेयर्ड डेप्ट का रिटर्न प्रॉमिस। ठीक है,
फिर है सेक्शन 27, ये जो ट्रेड है उसको रिस्ट्रेंट करता है, उसको वॉइड बताता है, ठीक है। जैसे गुडविल सेल में जो रीजनेबल एरिया है या फिर टाइम का रिस्ट्रेंट है, ठीक है। फिर 28 में है सेक्शन जो 28 है उसमें है जैसे कि कोई व्यक्ति अदालत जा रहा है तो उस पर मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कोई समझौता कर लेना, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि मतलब कोई गवाह है, मान लो मेरा केस है और मेरे पक्ष में एक गवाह है, तो जो दूसरे पक्षकार है उसने क्या करा, उस गवाह को खरीद लिया पैसे देकर, ठीक है। तो कोर्ट जाने से जो रोक लगाने वाला अगर कोई भी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 29 में है मीनिंग अनसर्टेन, ठीक है, वो भी वॉइड है, यानी कि किसी चीज़ का अर्थ ही नहीं पता तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 13 में है वेजरिंग यानी सट्टेबाजी, वो भी वॉइड है। और फिर कुछ सेक्शन आपके रह गए हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। सेक्शन 4 और 7, 4 से लेकर 7 में क्या है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस रूल्स बताए गए हैं। जैसे कि ऑफ़र जब कंप्लीट होता है जब सुनने वाले को पता चल जाए, यानी कि कोई भी जैसे कि ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया, ठीक है, और लेकिन बी उसको सुन ही नहीं पाया, तो वो ऑफ़र कंप्लीट कैसे हुआ। ऑफ़र तभी कंप्लीट होगा जब बी उसको पूरी तरह से सुन ले और समझ ले, ठीक है। और एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब बोलने वाले को पता चल जाए। जैसे कि बी मतलब ए ने बी को चिट्ठी डाली, ठीक है, तो जब तक वो बी के पास नहीं पहुंचेगी तब तक उसको कैसे मालूम कि वो किसी ने मुझे ऑफ़र दिया है, लेकिन फिर उसके बाद में वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाएगी जब बोलने वाले को पता चल जाए, ठीक है। और दिया गया है रिवोकेशन, ये क्या होता है कि एक्सेप्टेंस से पहले पॉसिबल हो जाता है, जब तक कि ए ने मतलब ऑफ़र दिया और बी ने जब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे दी उस बात पर, उससे पहले अगर वो रिवोक कर लेता है तो वो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 4 में कहा गया है कि ऑफ़र तब कंप्लीट होता है जब जिसको किया गया है उसको पता चल जाए, ठीक है। और एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब जिसने किया है उसको पता चल जाए, ठीक। और सेक्शन 5 में कहा गया है कि ऑफ़र जो है वो एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक हो सकता है। और सेक्शन जो 7 है उसमें कहा गया है कि जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और जो सेम टर्म्स होते हैं उन पर ही होनी चाहिए। जैसे कि ए ने अगर किसी चीज़ के लिए उसको ऑफ़र दिया तो बी भी उसी बात पर एक्सेप्टेंस देता है, किसी और बात पे नहीं, मतलब जो उसने ऑफ़र दिया है उसी बात पे अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं तभी सेम टर्म्स माने जाएंगे और एक्सेप्टेंस जो है उसी टर्म पे होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ए ने मतलब कहा कि मैं जो है गाय को बेचना चाहता हूँ और बी ने कहा कि ठीक है मैं गाय खरीद लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तुम अगर मुझे उसके साथ बछड़ा दोगे तभी मैं खरीदूँगा, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि नो एक्स्ट्रा कंडीशंस। तो सेक्शन 7 में कहा गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेम टर्म्स पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और सेक्शन 18 मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें क्या है कि जैसे कि गलती से कोई गलत बात बोल देना, ठीक है, वो फ्रॉड नहीं होगा। जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि मतलब मैं उस चीज़ के बारे में करार कर रहा मतलब ऑफ़र दे रहा हूँ या कुछ भी, मतलब कुछ बात जो है कुछ चीज़ें होती हैं ना कि गलती से हो जाती हैं, मतलब दोनों पक्षकार को ये बात पता ही नहीं है, दोनों जो है उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, ठीक है। और सेक्शन 29 में कहा गया है कि जो मीनिंग अनसर्टेन वाला एग्रीमेंट होगा वो शून्य होगा, यानी किसी चीज़ का अगर उसको अर्थ ही नहीं पता है तो वो शून्य हो जाएगा। और सेक्शन 30 में बता ही दिया आपको मैंने, वेजरिंग है, सट्टा है, शून्य हो जाता है। और कुछ रह गया, चलिए ठीक है, सेक्शन 35 तक यही सब इम्पोर्टेंट है और उसके बाद में जो भी सेक्शन है वो अगली वीडियो में बताएंगे।